Hello everyone. So here we are discussing Lucent's GK biology syllabus, a complete biology syllabus, and today our topic of discussion is evolution part 2. So let's begin. These are my credentials. So here we will discuss about the theories of evolution. जो different scientists थे उन्होंने अपने different views रखे थे evolution के ऊपर, कैसे evolution हुआ है organic evolution के ऊपर. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैरोलस लीनियस की. कैरोलस लीनियस एक साइंटिस्ट थे जिनको हम कहते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी. हमने प्रीवियसली जब क्लासिफिकेशन अभी किया था इसी बुक में हमने इनके बारे में पढ़ा था. कैरोलस लीनियस एक साइंटिस्ट थे जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी. क्यों कहा गया? बिकॉज इन्होंने क्लासिफिकेशन के अंदर जो ऑल द एनिमल और प्लांट्स है, सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं पे, उन सभी को दो किंगडम्स में डिवाइड किया था. वन इज प्लांट किंगडम एंड अनदर वन इज एनिमल किंगडम. दूसरा काम इन्होंने ये किया था कि इन्होंने जो कोई पर्टिकुलर स्पीशीज है उसका कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं, कैसे उसका नाम रखा जाता है, तो उसमें इन्होंने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर बताया था. बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में क्या बताया था इन्होंने कि जब भी किसी स्पीशीज का नाम रखेंगे तो फर्स्ट जो नाम होगा वो उसका होगा जीनस एंड सेकंड जो नाम होगा वो उसका कहलाएगा स्पीशीज. ठीक है. तो जैसे अगर होमोसेपियन की बात करते हैं, होमो इज ए जीनस, ठीक है, एंड सेपियन इज ए स्पीशीज इन ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन के अंदर होमोसेपियन हम साइंटिफिक नेम रखा जाता है, वो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के थ्रू रखा गया था. और ये साइंटिस्ट इन्होंने ही बायनोमियल नॉमेनक्लेचर हमें बताया था. ठीक है. तो इसलिए इनको कहते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी. नाउ अब इन्होंने क्या बताया, देखो इन्होंने यह लिखा है कंट्रीब्यूशन टू द क्लासिफिकेशन प्रोवाइड एन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म. इन्होंने हमें क्लासिफिकेशन के बारे में बहुत कुछ बताया था. एंड ही वॉज also supported an idea that no species is new. इन्होंने ये बताया था जैसे कि मॉडर्न थ्योरीज आजकल चल रही हैं उसके बिल्कुल अपोजिट इन्होंने बात बोली थी. वो सपोर्ट नहीं करती मॉडर्न थ्योरी को. इन्होंने कहा था कि जो स्पीशीज होती है वो कोई भी न्यू नहीं होती, वो पुरानी स्पीशीज से ही बनती है. जो पुराने स्पीशीज है उन्हीं से ओरिजिन होता है न्यू स्पीशीज का. इन्होंने ये बात बताई थी. ठीक है. ईच एंड एवरी स्पीशीज ओरिजिनेट फ्रॉम सम प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज. जितनी भी स्पीशीज अर्थ पर हैं जो आपको आज दिख रही है वो कैसी है? पुरानी वाली जो प्री एग्जिस्टिंग यानी पहले से जो प्रेजेंट है उन्हीं स्पीशीज से इनका इवोल्यूशन हुआ है. ठीक है. इन्होंने इस तरह की बात बताई थी जो कि मॉडर्न जो इवोल्यूशन थ्योरी है उसको सपोर्ट नहीं करती है. तो इन्होंने बेसिकली इस बारे में बताया था कि कोई भी स्पीशीज जो होती है वो अपनी पुरानी स्पीशीज से ही न्यू स्पीशीज ओरिजिन, उनका ओरिजिन होता है. नाउ सेकंड साइंटिस्ट आए जीन बैप्टिस्ट लेमार्क. लेमार्क के नाम से ही जाने जाते हैं. ठीक है. इन्होंने क्या किया? इन्होंने बताया था ट्राई टू एक्सप्लेन द इवोल्यूशनरी प्रोसेस इन हिज बुक फिलोसफिक जूलॉजी की. इस बुक में इन्होंने अपना एक्सप्लेन किया. इन्होंने इवोल्यूशन को एक्सप्लेन किस बुक में किया था? फिलोसफिक जूलॉजी की. ठीक है. द थ्योरी प्रपोज्ड बाय लेमार्क इज नोन एज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. ठीक है. इन्होंने बताया था कि जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो अनुवंशिक गुण होते हैं जो हमें प्राप्त होते हैं हमारी पूर्वजों से, एंसेस्टर्स से जो मिलते हैं, है ना, उसी के बेस पे इन्होंने थ्योरी बताई थी जिसको इन्होंने कहा था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. जो भी हमें अपने इनहेरिट, जो हमारे इनहेरिट हुए हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हमारे मॉम डैड से आए हैं वही हम आगे ले जाते हैं. ठीक है. सो जो विरासत में हमें मिले हैं, ठीक है, अगर हमारे पेरेंट्स ने कोई कैरेक्टर एक्वायर किए हैं, कोई कैरेक्टर्स मीन्स एक्वायर करना मतलब कोई गुण प्राप्त किए हैं, तो वो क्या होंगे? आगे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, विरासत में आपको मिलते हैं. ठीक है. उसी को कहा गया है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी यूज एंड डिसयूज ऑफ एन organ led to acquiring change in the feature of that organism. These changes are also inherited to the offspring. देखो इसमें एक सबसे पहले आप जो इसमें ऐसे बताया था कि जो आपके पेरेंट्स को सबसे ज्यादा जो कैरेक्टर्स आपके पेरेंट्स के पास है वही आपके किड्स में जाएंगे. ठीक है. वही आप में आएंगे वही कैरेक्टर. सो बेसिकली यहाँ डिसयूज ऑफ एन ऑर्गन लीड टू एक्वायरिंग चेंज इन द फीचर. फॉर एग्जाम्पल जैसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में हमने बात की थी, तो उसमें क्या होता है कि उसका कोई यूज नहीं है आजकल. ठीक है. आप विजडम टूथ की बात करेंगे, लास्ट वाला जो आपका टूथ होता है विजडम टूथ, वो भी आपका क्या है आजकल वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता है. ठीक है. तो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन इसके बेसिस पे भी आप एक्वायर करते हो. आपने एक स्टोरी सुनी होगी वो जिराफ वाली. ठीक है. उसमें क्या होता है, उसकी नेक का सबसे ज्यादा यूज होता है. तो वो क्या है, जैसे जैसे वो
पत्ते खाता है ट्री से, तो वहां से वो ट्रीज जब कम हो गए, लॉन्ग ट्रीज खाने लगे, तो उनकी गर्दन पे ज्यादा स्ट्रेच आने लगा, गर्दन पे ज्यादा, नेक पे ज्यादा स्ट्रेच आया, तो क्या हुआ कि वो ऑर्गन, उनका नेक वाला ऑर्गन बहुत ज्यादा डेवलप हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इवोल्यूशन होते 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 उनकी और जो नेक है वो काफी स्ट्रेच हो गई, काफी लॉन्ग हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से जो सबसे ज्यादा यूज होता है वही ऑर्गन हमारा आगे कह सकते हो कि वही गुण हमें मिलते हैं। ठीक है, और उसके बाद कोई नई इवोल्यूशन होता है स्पीशीज का। बट लेमार्किज्म वॉज वेरी स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड बाय ऑगस्ट विजमैन, ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इनका अपोज किया कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा है रियल में। सो आई विल शो यू हेयर वन एग्जाम्पल। यहाँ देखिए आप, पहले जिराफ किस तरीके से इनकी हाइट होती थी, बट धीरे 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 जब ये पेड़ से खाने लगे, धीरे 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 जब टाइम पास हुआ, तो ये क्या हो गया, इनकी स्ट्रेच हो गई, लॉन्ग स्ट्रेच, जो नेक है इनकी स्ट्रेच हो गई है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, जो प्रीवियस जो इनकी स्पीशीज है वो किस तरह की दिखती थी और अब नाउ कैसे दिखती है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे लेमार्किज्म। सो इन्होंने बेसिकली बताया यूज ऑफ ऑर्गन, जब सबसे ज्यादा जो ऑर्गन यूज होता है वही आगे डेवलप होता है और वो न्यू स्पीसीज में उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनकॉर्पोरेट होते रहते हैं। इसको हम कहते हैं लेमार्किज्म या लेमार्क की थ्योरी। आफ्टर लेमार्क, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने अपनी थ्योरी प्रपोज की। उन्होंने बताया, एक्सप्लेन द इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल इन हिज बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इस जो एवोल्यूशन था, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन था, उनके हिसाब से जो थ्योरी थी वो उन्होंने द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इस बुक में उन्होंने एक्सप्लेन की। द थ्योरी प्रपोज्ड बाय हिम इज पॉपुलरली नोन एज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसको हम डार्विनिज्म भी बोलते हैं। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, जिसके अंदर जो भी फिट एनिमल होगा वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा नेचर से। ठीक है, और जो अनफिट होगा वो ऑटोमेटिकली डेथ हो जाएगी उसकी, या वो किल हो जाएगा। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, डार्विन एक्सप्लेन दैट डिस्पाइट हैविंग द इनॉर्मस पोटेंशियल ऑफ फर्टिलिटी, द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिमेन विद इन अ लिमिट। ठीक है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होती है, फर्टिलिटी होती है जो जानवर है या कोई भी और दूसरा एनिमल है, सभी में, या ह्यूमन बीइंग में, लेकिन एक जो अर्थ है हमारी, एक वो पर्टिकुलर बैलेंस रखती है हर चीज का। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा स्पीशीज, कोई अगर हम देखें इंसेक्ट की स्पीशीज है, कोई इतनी वैरायटी हो जाए, ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर लिमिट यानी पॉपुलेशन को कंट्रोल रखती है अर्थ हमारी। ठीक है, तो वो किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। दिस थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के कारण ही क्या होता है, ऑर्गेनिज्म एक लिमिट में रहते हैं कि इतने ही लिमिट को होल्ड कर सकती है अर्थ, उसी हिसाब से रहेंगे, क्योंकि खाना भी लिमिटेड होता है, हर चीज लिमिटेड होती है। इट इज ड्यू टू द स्ट्रगल बिटवीन मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज एंड डिफरेंट स्पीशीज फॉर फूड, स्पेस एंड मेट। ठीक है, स्पीशीज में आपस में भी इनमें स्ट्रगल रहता है फॉर लिविंग। ठीक है, रहने के लिए, जीने के लिए, सब चीज में स्ट्रगल होता है। सब चीज में आजकल देखिए फूड के लिए स्ट्रगल हो रहा है। ठीक है, स्पेस के लिए होता है, मेटिंग के लिए होता है। तो जो स्ट्रगल करने के बाद जो फिट एनिमल होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो जीवित रहते हैं, और जो अनफिट एनिमल होते हैं वो इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, एलिमिनेट मीन्स वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, स्ट्रगल एलिमिनेट्स द अनफिट एनिमल। तो अनफिट एनिमल चले गए हैं तो फिट एनिमल रहेंगे। ठीक है, तो उसी को हम कहेंगे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, अगर फिट एनिमल रहते हैं, द फिट ऑर्गेनिज्म पोजेस सम वेरिएशन विच आर फेवरेबल। कुछ तो वेरिएशन होगी उनमें, जो अनफिट एनिमल है उनसे, उनके कंपैरिजन में वो स्ट्रांग होंगे। ठीक है, उनमें कह सकते हैं उनमें हर चीज के लिए स्ट्रगल करने की उनमें ज्यादा क्षमता होगी, वो ज्यादा उन जीने की क्षमता होगी उनमें। ठीक है, फेवरेबल कंडीशंस होगी उनमें वेरिएशन में। ठीक है, तो दे कैन लीव द प्रोजेनी टू कंटिन्यू द फेवरेबल वेरिएशन। इससे क्या होगा, वो अपनी यही जो वेरिएशन उनके अंदर है, जो फिट रहने वाली वेरिएशन है उसमें, वो अपनी प्रोजेनी को पास करते हैं, अपने आने वाली जनरेशन में पास करते हैं। और ऐसे धीरे 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 जो अक्यूमुलेट हो जाती है वेरिएशन, अक्यूमुलेट वेरिएशन हो जाती है, जिससे जो फिट एनिमल होता है वो लॉन्ग टाइम के बाद, मतलब एक पर्टिकुलर अच्छी वाली वेरिएशन कहेंगे कि गुड फॉर स्ट्रांगनेस है। ठीक है, अगर वो वाला जीन आपकी जनरेशन में पास होता जाएगा तो वो क्या हो गया, एक तरह से न्यू स्पीशीज को जन्म देता है। ठीक है, विद प्रोग्रेस इन जेनेटिक्स ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय के बाद एक न्यू स्पीशीज का जन्म होता है। सो बेसिकली ये कैसे हुआ,
The sources of variation were explained in Darwin's theory was modified. Now the most accepted theory of evolution is modern synthetic theory, in which origin of a species is based on interaction of genetic variation and natural selection. ठीक है, अब जो मॉडर्न थ्योरी आई है, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, इसमें क्या होता है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जो कोई भी स्पीशीज उत्पत्ति हो रही है जिसकी, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर उसकी नई स्पीशीज की उत्पत्ति हो रही है तो वो एक फिट स्पीशीज है, तो उसे नेचुरली भी सिलेक्ट किया गया, प्लस एज वेल एज उसमें क्या है, जेनेटिक वेरिएशन भी उसमें अच्छी है, ठीक है। तो बेसिकली ये 3-4 थ्योरी दी गई थी इवोल्यूशन के टाइम में। तो सबसे ज्यादा फेमस वन है चार्ल्स डार्विन की द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसको डार्विनिज्म भी बोलते हैं। सो टुडे वी हैव फिनिश्ड अवर इवोल्यूशन। नाउ इन नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द बॉटनी। थैंक यू वेरी मच।